बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे स्टोरी नंबर 7 जो कि है डू नॉट डू इवल टू एनीवन। ओके, तो हम पढ़ने जा रहे हैं। कहानी क्या है? डू नॉट डू इवल टू एनीवन। ओके गाइस, हम कहानी शुरू करते हैं। इंशाल्लाह हम आपको अल्फाज मानी बताएंगे और इन अल्फाज को कैसे पढ़ा जाए उसको बताएंगे, जुमले का स्ट्रक्चर बताएंगे और फिर इसका तर्जुमा बताएंगे, जिससे आपको इंशाल्लाह इन इबारत को समझने में मदद मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। ओके गाइस, हेडिंग है डू नॉट डू इवल टू एनीवन। ये जो हेडिंग है ये इंपरेटिव सेंटेंस में है और ये नेगेटिव में, यानी नहीं, मना किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डू नॉट आया हुआ है। अब इसको डोंट भी पढ़ सकते हैं। ओके, डू नॉट मत करो। ठीक है, डू नॉट डू मत करो इवल गुनाह टू एनीवन, किसी के साथ, यानी किसी के साथ बुरा मत करो। तो डू इवल का मतलब होगा बुरा करना। ठीक है, गुनाह करना, गुनाह का काम करना या बुरा करना। तो यहाँ पर डू नॉट डू इवल टू एनीवन, किसी के साथ गलत मत करो। गुनाह ना करो, ज्यादा अच्छा नहीं होगा, गलत मत करो। तो इवल के माने होते हैं गुनाह और गलत, और शैतान के माने में भी होता है। तो सारे माने हैं यहाँ पर। तो यहाँ क्या होगा? किसी के साथ गलत मत करो। कहानी स्टार्ट होती है। देयर वॉज अ मैन इन इस्फहान हु यूज्ड टू बीट हिज वाइफ, बट अनफॉर्चुनेटली she succumbed to his beating, though he had not intended to kill her. ओके, इसमें बहुत सारे जुमले हैं। पहला जुमला है देयर वॉज अ मैन इन इस्फहान। ठीक है, हु यूज्ड टू बीट हिज वाइफ। ये आपका दूसरा जुमला है, अगरचे मुकम्मल जुमला नहीं है लेकिन इसको हम जुमला मानेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली शी सकम टू हिज बीटिंग, ये एक आपका अलग जुमला हुआ। दो ही हैड नॉट इंटेंडेड टू किल हर, ये आपका अलग जुमला हुआ। ठीक, तो हम पहले इसकी बात करेंगे। देयर वॉज अ मैन इन इस्फहान। देर का मतलब वहां, वाज का मतलब था या थी, मैन का मतलब आदमी, इनका मतलब में, इस्फहान जगह का नाम है। तो इसका क्या तर्जुमा होगा? ये जो जुमला है आपका, ये जुमला है आपका सिंपल सेंटेंस। ठीक है, देयर वॉज अ मैन इन इस्फहान, तो क्या तर्जुमा होगा कि इस्फहान में एक आदमी था। आप इसका तर्जुमा वहां नहीं करेंगे। ठीक है, चूंकि सब्जेक्ट मैन था और ये हेल्पिंग वर्ब के बाद आया हुआ, इसलिए हमने यहाँ पर देयर का इस्तेमाल किया। ठीक, उसके बाद है हु यूज टू बीट हिज वाइफ। ये आपका अलग जुमला है जो मुकम्मल जुमला नहीं मानेंगे। तो हु ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है। यूज्ड, यूज टू, देखिए ये आपका जो जुमला है ये पास्ट एंड डेफिनेट में है, पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में है। और यूज टू का इस्तेमाल होता है जब इंसान किसी चीज का आदी हो, यानी मुसलसल कोई काम करे। ठीक है, तो यहाँ पर यूज टू बीट का मतलब मुसलसल मारना किसी को। ठीक है, तो यहाँ पर तर्जुमा क्या होगा? हु यूज टू बीट, जो मारा करता था। सब्जेक्ट आपका है, ये आपका वर्ब बनेगा टू बीट, ये इसी से रिलेटेड होगा, यूज टू बीट। और उसके बाद हिज वाइफ, ये आपका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्या होगा? हु यूज टू बीट हिज वाइफ, जो अपनी बीवी को मारा करता था या मारता था। यहाँ पर हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। लेकिन हिज जितने भी पॉजेसिव प्रोनाउंस है सबका तर्जुमा हो सकता है अपना, अपनी, अपने। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी बीवी होगा। ठीक है, उसकी बीवी नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये जो हिज लौट रही है ये कहाँ पर? हु की तरफ। तो यहाँ पर हु का मतलब जो होगा। ठीक है, और यहाँ पर हु से मुराद ये आदमी है। ठीक, तो क्या तर्जुमा होगा? देयर वाज अ मैन इन इस्फहान हु यूज्ड टू बीट हिज वाइफ, कि इस्फहान में एक आदमी था जो अपनी बीवी को मारता था। ये हो गया आपका पूरा। बट अनफॉर्चुनेटली शी सकम टू हिज बीटिंग, ये आपका अगला जुमला है। और ये जो जुमला है ये आपका पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में है। अनफॉर्चुनेटली, इसको कैसे पढ़ेंगे? अनफॉर्चुनेटली, नॉट अनफॉर्चुनेटली, बल्कि अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से। ये जुमले का हिस्सा है। असल जुमला ये, शी सकम्ड टू हिज बीटिंग। ठीक है, शी ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, सकम्ड ये आपका सेकंड फॉर्म है चूंकि पास्ट एंड डेफिनेट अफर्मेटिव में। सकम का मतलब होता है झुकना। टू हिज बीटिंग, हिज का मतलब उसका, बीटिंग का मतलब मार। लेकिन सकम टू समथिंग, यानी कि जब आ जाए सकम टू समथिंग तो इसका मतलब होगा मर जाना। ठीक है, दम तोड़ने के माने भी आप ले सकते हैं। तो शी सकम टू हिज बीटिंग, अगर आप लफ्जी तर्जुमा करेंगे तो मतलब होगा वो उसकी मार के सामने झुक गई। यानी शी सकम टू हिज बीटिंग, कि वो उसकी मारपीट की वजह से मर गई।
ओके, या उसने दम तोड़ दिया उसकी मार की वजह से या उसकी मार से, ठीक है, तो ये तर्जुमा होगा। दो ये अलग चीज है, गरचे के माने में, गरचे। ही हैड नॉट इंटेंडेड टू किल हर, ये आपका पूरा जुमला, ही हैड नॉट इंटेंडेड टू किल हर, ये आपका जुमला है पास्ट परफेक्ट नेगेटिव। ओके, ही हैड वर्ब, ही सब्जेक्ट, हैड हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद यहाँ पर नॉट आप दे सकते हैं। उसके बाद इंटेंड का मतलब होता है इरादा करना या इरादा रखना, थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों है, और यहाँ पर चूंकि परफेक्ट है इसलिए इंटेंडेड किया थर्ड फॉर्म। उसके बाद जिस चीज का आप इरादा करते हैं उसके साथ टू के साथ हम लिखते हैं टू किल हर, ठीक है, किल का मतलब जान से मारना, हर का मतलब उसे, तो क्या मतलब होगा, दो ही हैड नॉट इंटेंडेड टू किल हर, गर्चे उसका इरादा उसको कत्ल करने का ना था, ठीक है। यहाँ पर हमने इरादा नहीं किया हुआ था भी आप कर सकते हैं, गर्चे उसने ये इरादा नहीं किया हुआ था कि उसको मारे, लेकिन मैं बताया था यहाँ पर आप देख सकते हैं चुका नहीं आया हुआ, चुका था। परफेक्ट का मतलब हमेशा चुका होना नहीं आता है बल्कि काम का पूरा होना आता है। तो यहाँ पर वही बता रहा है कि उसका इरादा नहीं था, गोया कि उसका ये इरादा नहीं था, नहीं करने का इरादा था, यानी पहले से काम पूरा हो चुका है, ठीक है। तो ये तर्जुमा होगा, गर्चे उसका इरादा नहीं था उसको जान से मारना, लेकिन फिर भी वो मर गई, ठीक। आगे, बट व्हेन शी वाज डेड, ये आपका एक जुमला है। ही बिकेम फेयरफुल ऑफ हर रिलेटिव्स, ये आपका दूसरा जुमला है, ठीक है। और ये जो जुमला है बट व्हेन शी वाज डेड, ये आपका सिंपल जुमला है, और यहाँ पर व्हेन का मतलब जब होगा, और शी आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वाज डेड ये आपका प्रेडिकेट है, ठीक है। यहाँ पर वाज का मतलब होगा बिकेम, ओके। सो व्हेन शी वाज डेड, जब वो मर गई, जब वो मर गई, ओके। उसके बाद क्या हुआ, ही बिकेम फेयरफुल ऑफ हर रिलेटिव्स, ठीक है। ही ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, बिकेम ये आप बिकम की सेकंड फॉर्म है बिकेम, और ये जो जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। फेयरफुल ये इसी से रिलेटेड, बी फेयरफुल का मतलब होता है डरना, और जब आप किसी चीज से डरते हैं तो यहाँ पर ऑफ लगाते हैं, ठीक है, फेयरफुल ऑफ, तो जब भी प्रीपोजिशन आए तो आप ऑफ लगाएंगे। हर का मतलब वाइफ या जो लड़की थी, एंड रिलेटिव्स, इसको अक्सर लोग रिलेटिव्स पढ़ते हैं बट ये रिलेटिव्स नहीं है, ये होगा रिलेटिव्स, रिलेटिव्स मतलब रिश्तेदार, यहाँ पर जमा तो रिश्तेदारों हो जाएगा। तो ही बिकेम फेयरफुल ऑफ हर रिलेटिव्स का क्या मतलब होगा कि वो उसके रिश्तेदारों से खौफजदा हो गया, ठीक। उसके बाद है इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी, इसको आप कैसे पढ़ेंगे, एंजाइटी, एंजाइटी घबराहट, ओके। स्टेट का मतलब हालत, तो इन अ स्टेट ऑफ एंजाइटी का क्या मतलब होगा कि घबराहट की आलम में या घबराहट की हालत में, ठीक है। ही केम आउट ऑफ हिज हाउस, ये आपका पूरा जुमला है, ये जो जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है, ही सब्जेक्ट बन रहा है आपका। कम आउट ऑफ समवेयर बाहर आना, तो यहाँ पर हिज हाउस अपने घर से, ठीक है। तो ही केम आउट ऑफ हिज हाउस, वो अपने घर से बाहर निकला या घर से बाहर आया। एंड मेट एन एक्वेंटेंस, एंड मेट एन एक्वेंटेंस का क्या मतलब होगा, ये आपका दूसरा जुमला है, ठीक है। यहाँ पर ही हिडन है, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। तो ही सब्जेक्ट, मीट का सेकंड फॉर्म मेट है, मिलने के माने में, एक्वेंटेंस का मतलब साथी या जिससे जान पहचानो। तो ही मेट एन एक्वेंटेंस, वो एक साथी से मिला या उसकी मुलाकात हुई एक पहचान वाले से, ओके। टू whom he posed his problem, ये असल में ही posed his problem to whom, ये आपका पूरा जुमला है, और ये जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, पोज्ड ये आपका सेकंड फॉर्म है वर्ब की, पोज का मतलब होता है सामने लाना, सामने रखना, इसका मतलब उसका उसकी, लेकिन यहाँ पर अपने का माना होगा, प्रॉब्लम का मतलब मुश्किल, और हुम का मतलब, टू हुम का मतलब जिसके सामने या जिससे, तो क्या तर्जुमा होगा, ही पोज्ड हिज प्रॉब्लम टू हुम, तो यहाँ पे टू होम हिज पोज हिज प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है, एक्वेंटेंस से, ठीक है। तो एक ऐसे आदमी से मिला या अपने एक साथी से मिला जिससे उसने अपनी परेशानी बताई या जिसके सामने उसने अपनी परेशानी रखी, ठीक है। तो ये पहला पैराग्राफ हुआ। आगे चलते हैं। द फ्रेंड टोल्ड हिम टू इनवाइट अ यंग मैन टू हिज हाउस, ये आपका पूरा एक जुमला है। एंड बेहेड हिम एंड पुट द सेवर्ड हेड नेक्स्ट टू हिज वाइफ्स कॉप्स,
ये आपका दूसरा जुमला है। और दोनों जो जुमले हैं, ये दोनों जुमले यानी कि मुकम्मल एक ही जुमला है जो कि एंड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यानी क्या करना है उसे, एक तो बुलाना है और दूसरा उसको खत्म कर देना है, और तीसरा क्या करना है, ये गोया कि 3 पार्ट है इस जुमले के, ये पूरा एक जुमला होगा आपका, ठीक है। किस उसने क्या करने के लिए कहा, ये करने के लिए कहा, ठीक। तो फ्रेंड का मतलब दोस्त, चूंकि ये जो जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है, इसलिए टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है। तो द फ्रेंड टोल्ड हिम, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। द फ्रेंड टोल्ड हिम, कि दोस्त ने उससे कहा, क्या कहा, टू इनवाइट, इनवाइट का मतलब होता है बुलाना, दावत देना। यंग मैन का मतलब नौजवान आदमी, यानी नौजवान लड़का आप कह देंगे। टू हिज हाउस, अपने घर, ठीक है। तो इनवाइट के साथ टू लाएंगे, इनवाइट टू समवेयर, ओके, आई एम इनवाइटिंग यू टू द पार्टी, मैं आपको पार्टी में बुला रहा हूँ। आई एम इनवाइटिंग यू टू माई होम, मैं आपको अपने घर बुला रहा हूँ। तो यहाँ पर टू हिज हाउस, अपने घर, ठीक है। तो उसने क्या कहा, द फ्रेंड टोल्ड हिम टू इनवाइट अ यंग मैन टू हिज हाउस, कि दोस्त ने कहा कि एक नौजवान लड़के को, आदमी को अपने घर बुलाओ। एंड, और, बेहद, इसको बेहद नहीं पढ़ेंगे, बेहद, बेहद, बेहद का मतलब होता है सर काट देना, बेहद हिम, और टोल्ड हिम टू इनवाइट, और बेहद, उसका सर कलम कर दो। एंड पुट द सेवर्ड हेड नेक्स्ट टू द वाइफ्स कॉप्स, ये तीसरा काम करने के लिए कहा उसने, ठीक है। एंड टोल्ड हिम टू पुट, ओके, और दोस्त ने कहा कि रख दो, यानी रखने के लिए कहा। सेवर का मतलब होता है टुकड़े करना, ओके, टुकड़े करना। तो सेवर्ड हेड का मतलब होगा टुकड़ा किया हुआ सर। तो यहाँ पर ये सिफत के तौर पर इस्तेमाल हुआ, जैसे कि उर्दू में बोलते हैं ना, टुकड़ा किया हुआ सर, टुकड़े किए गए हिस्से, ठीक है। तो इंग्लिश में भी ये ताबीर होती है कि हम थर्ड फॉर्म के साथ, या थर्ड फॉर्म को हम एज अ सिफत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सिफत आया हुआ, तो सेवर्ड हेड, पुट द सेवर्ड हेड, और क्या कहा, रखने के लिए कहा कटे हुए सर को, कहा नेक्स्ट टू द वाइफ्स कॉप्स, कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है नाश या लाश, ठीक है। नेक्स्ट टू द वाइफ्स कॉप्स, औरत की लाश या बीवी की लाश के आगे या सामने आप कर सकते हैं, सामने भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे भी आप कर सकते हैं, सामने भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसने क्या कहा, दोस्त ने उससे कहा कि वो एक नौजवान आदमी को अपने घर बुलाए और उसका सर कलम कर दे, यानी उसे कत्ल कर दे, और फिर कटे हुए सर को अपनी बीवी या बीवी की लाश के बगल में या सामने या आगे रख दे, ठीक। देन ही वुड टेल द वाइफ्स रिलेटिव्स, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। ही हैड फाउंड देम टुगेदर इन बेड, ये आपका तीसरा जुमला हुआ, दूसरा, यानी वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज आर, ये आपका अलग जुमला हुआ, ठीक है। देन, फिर, ही आपका सब्जेक्ट बन रहा, वुड आप इसको विल के माने में ले सकते हैं, आप इसको ऑक्सिलरी वर्ब के माने में ले सकते हैं। टेल का मतलब कहना होता है, द वाइफ्स रिलेटिव्स, बीवी के रिश्तेदारों, ठीक है। तो क्या होगा, देन ही वुड टेल द वाइफ्स रिलेटिव्स, फिर वो रिश्तेदारों से, यानी बीवी के रिश्तेदारों से कहेगा या कहे, दोनों आप कर सकते हैं, कहेगा भी आप कर सकते हैं, कहे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। दैट, कि ही हैड फाउंड देम टुगेदर इन बेड, ये आपका एक जुमला है जो कि है पास्ट परफेक्ट अफर्मेटिव में। ही सब्जेक्ट बन रहा है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, फाउंड, ये फाइंड की सेकंड फॉर्म है, पाने के माने में है। देम का मतलब उन दोनों को, टुगेदर का मतलब एक साथ, इनका मतलब में, बेड का मतलब बिस्तर। तो यहाँ पर इन बेड का मतलब होगा बिस्तर में, लेकिन उर्दू में ताबीर क्या होती है, बिस्तर पर। बिस्तर में भी कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बिस्तर पर ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ही हैड फाउंड देम टुगेदर इन बेड, कि उसने उनको पाया था बिस्तर पर एक साथ, ठीक है। यहाँ पर पा चुका था मैंने, नहीं किया, जैसा कि मैंने बताया, बार बार बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, एंड वॉज अनेबल टू कंट्रोल हिज आयर, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। अनेबल का मतलब होता है कादिर ना होना, कंट्रोल का मतलब कब्जे में करना या काबू में करना, हिज का मतलब उसका, उसकी, उसकी, आर का मतलब गुस्सा। तो यहाँ पर ही वाज, यहाँ पर हिडन है, ये आपका वाज अनेबल टू कंट्रोल हिज आयर, आपका प्रेडिकेट है, और यहाँ पर ही ये आपका सब्जेक्ट है। तो वो कादिर नहीं था अपने गुस्से को कंट्रोल करने पर, ठीक है। तो उसने क्या कहा, वो कहा कि फिर वो बीवी के रिश्तेदारों को बताएगा कि उसने उनको एक साथ बिस्तर पर पाया था, और वो
गुस्से को काबू करने पर कादिर नहीं था, या उसने गुस्से को काबू नहीं कर पाया। ठीक, उसके बाद एंड स्लीव देम बोथ। ओके, एंड ये आपका कंजक्शन आ जाएगा जो कि और के माने में है, और यहाँ पर ही हिडन है। ठीक है, ये आपका जो जुमला है ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। ही यहाँ पर सब्जेक्ट है, स्लीव ये आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म है, चूंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में, और मैंने बताया कि आपका पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और इसकी फर्स्ट फॉर्म आती है स्ले, SLAY, स्ले का मतलब होता है कत्ल करना। ठीक, देम बोथ ये दोनों मिला करके आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, और उसने उन दोनों को कत्ल कर दिया। द मैन लाइक द आइडिया, ये आपका एक जुमला है, एंड सेट एट द डोरवे इन द एंटिसिपेशन फॉर अ यंग मैन, ये आपका दूसरा जुमला है। तो द मैन लाइक द आइडिया आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला है। द मैन आपका सब्जेक्ट बन रहा है, लाइक की सेकंड फॉर्म लाइक्ड है, पसंद करने के माने में। द आइडिया का मतलब मशवरा या ख्याल भी आप कर सकते हैं। तो क्या तर्जुमा होगा, द मैन लाइक द आइडिया, कि आदमी ने आइडिया को पसंद किया। यह आपकी लफ्जी ताबीर है, यह लफ्जी तर्जुमा। लेकिन अच्छा तर्जुमा क्या होगा कि आदमी को आइडिया पसंद आया। ठीक है, आप दोनों कर सकते हैं, उसने पसंद किया, लेकिन अच्छा होगा कि आदमी को ये आइडिया पसंद आया। एंड ही सेड, ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। ही यहाँ पर हिडन है, एंड ही सेड, और वो बैठ गया, एट द डोरवे चौखट पर। कहाँ बैठ गया, चौखट पर। इन एंटिसिपेशन ऑफ अ यंग बॉय, एंटिसिपेशन, इसको आप एंटिसिपेशन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब होता है पहले से उम्मीद लगाना। ठीक है, तवक्को के माने में, तवक्को में इंसान पहले से उम्मीद रखता है, वही माना है। बैठ गया इन एंटिसिपेशन ऑफ यंग मैन, किसी, यहाँ पर एक नौजवान ना करे तो अच्छा होगा, किसी नौजवान की उम्मीद में या तवक्को में। ठीक, तो आदमी को यह आइडिया पसंद आया और वो चौखट पर बैठ गया किसी नौजवान लड़के की उम्मीद में। ठीक है, आगे चलते हैं और हम अगला पैराग्राफ करते हैं। इसमें है आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, अ हैंडसम यूथ, आप इसको यूथ नहीं पढ़ेंगे, अ हैंडसम यूथ पास्ड बाय हिज हाउस, ये भी आपका जुमला है पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। अ हैंडसम यूथ ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, पास्ट ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट का मतलब गुजरना, बाय हिज हाउस, बाय हिज हाउस का मतलब करीब से या पास से। ठीक, तो अ हैंडसम यूथ पास्ड बाय हिज हाउस, एक खूबसूरत नौजवान उसके घर के पास से गुजरा। ही इनवाइटेड हिम इनसाइड, ये भी आपका एक जुमला है, एंड बेहेड हिम ये आपका दूसरा जुमला है, और ये दोनों जुमले हैं पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में। ओके, ही सब्जेक्ट बन रहा है आपका, इनवाइट का मतलब बुलाना आपका वर्ब है, हिम का मतलब उससे, इनसाइड का मतलब अंदर, ये आपका दीगर वर्ड्स आ जाएगा। ठीक है, ही इनवाइटेड हिम इनसाइड, कि उसने उसको अंदर बुलाया। दावत देना जरूरी नहीं, बुलाने के माने भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड बेहेडेड हिम, बेहेड का मतलब होता है सर को अलग करना तन से, और उसका सर काट दिया। ठीक है, बेहेड हिम का मतलब उसे कत्ल कर दिया, यानी उसका सर काट दिया। देन ही समन्ड द वाइफ्स रिलेटिव्स, ये आपका एक जुमला हुआ, एंड टोल्ड देम द फिक्टिशियस स्टोरी, ये आपका दूसरा जुमला हुआ, और दोनों जुमले पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है। ठीक है, देन ये जुड़ने के लिए आया हुआ है, ही सब्जेक्ट, समन का मतलब होता है बुलाना। ठीक है, समन का असल मतलब होता है कोर्ट में जब किसी मुलजिम को बुलाते हैं तो उसके लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर भी उसने चूंकि एक तरह से उसने केस ही किया था तो उसने बुला भेजा। ठीक है, उसने बुला भेजा या बुलाया किसको, द वाइफ्स रिलेटिव्स, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, वाइफ या बीवी के रिश्तेदारों को। ठीक है, देन ही समन द वाइफ्स रिलेटिव्स, फिर उसने बीवी के रिश्तेदार को बुलाया। अब अगला जुमला, एंड टोल्ड देम द फिक्शियस स्टोरी। ठीक है, ये भी आपका अलग जुमला है, यहाँ पर ही हिडन है, ये पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड है, देम का मतलब उन्हें, ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। द फिक्टिशियस स्टोरी, ये भी ऑब्जेक्ट बन रहा है। फिक्टिशियस का मतलब होता है मनगढ़ंत। ठीक है, स्टोरी का मतलब कहानी। तो उसने बुलाया और उसने उन लोगों को मनगढ़ंत कहानी बताई। यहाँ पर टेल द स्टोरी के माने आप सुनाना भी कह सकते हैं, उसने मनगढ़ंत कहानी सुनाई। तो टेल का मतलब कहना बताना, दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है दे वर सेटिस्फाइड, दे वर सेटिस्फाइड, ये आपका जुमला हुआ, दे वर सेटिस्फाइड, दे आपका सब्जेक्ट बन रहा है, वर सेटिस्फाइड आपका प्रेडिकेट बनना है। सेटिस्फाइड का मतलब होता है इत्मीनान होना या इत्मीनान करना। तो दे वर सेटिस्फाइड का सिंपल सेंटेंस है वो लोग मुतमईन हो गए, यानी दे वर का मतलब दे बिकेम सेटिस्फाइड। यहाँ पर इसको अगर आप बिकेम के माने लेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का जुमला हो जाएगा, बट
ये ताबीर है इंग्लिश की, सिंपल सेंटेंस माने, लेकिन इसका तर्जुमा आप पास्ट इंडेफिनिट में कर सकते हैं कि वो लोग मुतमईन हो गए या वो लोग इत्मीनान में थे भी आप कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद है बट द पर्सन हु हैड डिवाइस दिस प्लान हैड अ टीनेज सन हु डिड नॉट रीच होम दैट डे। ओके, ये आपका पूरा एक जुमला है। बट द पर्सन हु हैड एडवाइज दिस प्लान हैड अ टीनेज सन, ये एक जुमला हुआ यानी, और हु डिड नॉट रीच होम दैट डे, ये इसी का जुमले का हिस्सा है, लेकिन ये अलग अलग पार्ट हैं, ठीक है, जिनको हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो बट लेकिन द पर्सन वो आदमी, हु का मतलब जो, ठीक है, हु हैड डिवाइज दिस प्लान, ये भी आपका एक जुमला है जो कि पास्ट परफेक्ट में, ठीक है, हु हैड डिवाइज दिस प्लान। हु का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट मानेंगे, हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, डिवाइस का मतलब होता है इजाद करना या बनाना, ठीक है, दिस प्लान ये खुत्ता या ये ख्याल। तो हु हैड डिवाइस दिस प्लान, जिसने इस प्लान को बनाया था, इसमें भी बनाया चुका था नहीं कहेंगे, बनाया था। तो ये हु हैड डिवाइस दिस प्लान ये आपका रिलेटेड है, मुतालिक है द पर्सन से, ठीक है। तो ये पूरा मिला करके आपका सब्जेक्ट बन रहा है, ये पूरा मिला करके सब्जेक्ट बन रहा है, और ये पूरा मिला करके यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा आपका बन रहा है प्रिडिकेट, ठीक है। हैड अ टीनेज सन हु डिड नॉट रीच होम दैट डे, पूरा प्रिडिकेट बन रहा है। लेकिन हु डिड नॉट रीच ये भी एक जुमला है अपने आप में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बट द पर्सन हु हैड डिवाइस दिस प्लान, कि वो आदमी जिसने ये प्लान बनाया था, ये मशवरा दिया था भी आप कर सकते हैं माने के हिसाब से, उसके पास एक नौजवान लड़का था। ही हैड यानी द मैन हैड अ टीन एज, कुछ लोग इसको टीन एज पढ़ेंगे बट टीन एज नहीं होगा, टीन एज। उसके पास एक छोटा या नौजवान बच्चा था। टीन एज का मतलब होता है 19 से और 13 के दरमियान, 19 और 13 के दरमियान जो एज होती है उसको टीन एज बोलते हैं। तो नौजवान इसी उम्र में होते हैं लोग, ठीक। अब उसके आगे है ये, उसके पास तो लड़का था लेकिन उसकी सिफत बता रहे लड़के की, लेकिन ये जो सिफत आ रही है पूरा एक जुमले की शक्ल में आ रही है, ठीक है। वो लड़का कैसा था यानी कोई खूबी तो नहीं बता रही, लेकिन उसकी हालत को बता रहा है ये जुमला, ठीक है। हु डिड नॉट रीच होम दैट डे, ये आपका जुमला है पास्ट एंड डेफिनिट नेगेटिव में। तो यहाँ पर हु सब्जेक्ट बनेगा, डिड ये हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद नॉट, रीच का मतलब पहुंचना, होम का मतलब घर, दैट डे उस दिन, ये आपका दीगे वर्ड्स में आ जाएगा, राइट। ये पूरा मिला करके यानी दीगे वर्ड्स आएगा। तो उसके पास एक नौजवान बेटा था जो उस दिन घर नहीं पहुंचा, ठीक। तो ये पूरा जुमला हुआ। तो क्या माना हुआ, दे वर सेटिस्फाइड, वो लोग मुतमईन थे, बट लेकिन वो आदमी जिसने ये प्लान बनाया था उसका एक अपना नौजवान लड़का था जो घर उस दिन नहीं पहुंचा था, या जो उस दिन घर नहीं आया या वापस नहीं आया। रीच का मतलब पहुंचना, तो आप जो घर नहीं पहुंचा या घर नहीं पहुंचा था, दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हल हो गया। आई थिंक बहुत सारे लोगों को इसमें दुश्वारी हो रही होगी, तो मैंने इसलिए इस तरह से एक्सप्लेन किया। आगे है द मैन वॉज वरीड, ये एक जुमला हुआ। एंड वेन द सन फेल टू टर्न अप, ये भी जुमले का हिस्सा हुआ। ही केम टू द हाउस ऑफ द वन whom he had offered evil advice, ये भी आपका एक जुमला हुआ, ठीक है। एंड asked him if he carried out the plan suggested by him, ये आपका दूसरा जुमला हुआ। तो ये पूरा मिला करके इसमें एक ही जुमले आपको दिख रहे हैं, लेकिन इसमें अलग अलग जुमले हैं जिसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। द मैन वॉज वरीड, ये आपका एक जुमला हुआ जो कि सिंपल सेंटेंस है, द मैन सब्जेक्ट बन रहा है, और ये पूरा मिला करके प्रिडिकेट यानी खबर। तो द मैन वॉज वरीड का मतलब होगा आदमी फिक्रमंद था, परेशान था, ठीक है। या अब अगर आप इसको वाज को बिकेम के माने में ले लें, बिकेम वरीड तो परेशान हो गया, ठीक है। एंड व्हेन और जब, द सन फेल टू टर्न अप, ये भी एक जुमला है अपने आप में। जब द सन लड़का, फेल का मतलब होता है फेल होना, नाकाम होना, टर्न अप का मतलब हाजिर होना। फेल टू टर्न अप, हाजिर होने में नाकाम हुआ, यानी व्हेन द सन फेल टू टर्न अप, जब लड़का हाजिर होने में नाकाम हुआ, यानी नाकाम होना का मतलब नहीं आया, ठीक है। तो क्या होगा, हाजिर नहीं हुआ या नहीं आया। When the son failed to turn up, जब लड़का हाजिर होने में नाकाम रहा यानी नहीं आया, ठीक है। ये भी एक जुमला हुआ अपने आप में। He came to the house of the one whom he had offered evil advice, ठीक है। ये एक आपका जुमला हुआ। तो ही ये जो जुमला है ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव में है, ठीक है।
ही केम वो आया, टू द हाउस ऑफ द वन उस दोस्त के घर, वन का मतलब यहाँ पर फ्रेंड होगा, ओके, उस दोस्त के घर, whom he had offered evil advice, ये भी एक जुमला है। ही, ये जो जुमला है, he had offered evil advice, इसको आप क्या पढ़ेंगे, evil, नॉट evil, evil। he had offered evil advice, ये आपका पास्ट परफेक्ट का जुमला है, इसलिए यहाँ पर had आया हुआ है। ऑफर का मतलब पेश करना, evil का मतलब गलत या गुनाह भी होता है, एडवाइस का मतलब मशवरा। तो हाउस ऑफ द वन whom he had offered evil advice का मतलब क्या होगा, उस आदमी के घर या उस दोस्त के घर जिसको उसने ये शैतानी या ये बुरा मशवरा दिया था। ठीक, ये आपका पूरा हो गया। अब आगे जो शुरू हो रहा, एंड आस्क्ड हिम, नॉट आस्क्ड, आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, इफ ही कैरिड आउट द प्लान सजेस्टेड बाय हिम। इफ का मतलब, ये जो जुमला है इफ ही हैड कैरिड, ये असल में जुमला है क्वेश्चन वाला, लेकिन चूंकि ये एक ताबीर है या एक स्ट्रक्चर है इंग्लिश में जिसको हम आगे पढ़ेंगे, उसमें हम कभी कभी इफ के साथ क्वेश्चन वाले को बदल देते हैं, इसको हम जो है सिंपल में बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही है, ही कैरिड आउट द प्लान सजेस्टेड बाय हिम। ठीक है, तो इफ का मतलब अगर, उसके बाद ही का मतलब, यहाँ पर ये जो जुमला है ही कैरिड आउट द प्लान सजेस्टेड बाय हिम, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का जुमला है। ही सब्जेक्ट बन रहा है, कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना, कैरी आउट का मतलब होता है पूरा करना, काम अंजाम देना। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। तो उसके बाद है प्लान का मतलब प्लान सजेस्टेड बाय हिम, ये प्लान से रिलेटेड है, सजेस्टेड बाय हिम यानी द प्लान सजेस्टेड बाय हिम। ठीक है, जो प्लान उसने बनाया था, जिस प्लान का उसने मशवरा दिया था, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, कैरिड आउट द प्लान सजेस्टेड बाय हिम, ये पूरा मशवरा बन रहा है, यानी ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है। तो क्या इफ आया की, यहाँ पर इफ का मतलब क्या होगा, आया की, उर्दू में जैसे कि आया की उसने किया कि नहीं किया। ठीक है, तो एंड आस्क्ड हिम, और उसने उससे पूछा कि क्या उसने उसके जरिए दिए गए मशवरे को या प्लान को पूरा किया। तो यहाँ पर गोया को सवाल कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका पूरा तर्जुमा हुआ। आगे यस सेड ही, यानी ही सेड, ये ताबीर इंग्लिश की इस तरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यस सेड ही, कभी कभी मुकद्दम कर देते हैं वर्ब को। हाँ उसने कहा, और क्या क्या उसने, एंड टुक हिम नियर द डेड बॉडीज, ये दूसरा जुमला हुआ, ये भी पास्ट इंडेफिनिट में है। टुक हिम नियर, टुक सेकंड फॉर्म, टेक की लेने के माने में है, हिम का मतलब उसे, नियर का मतलब करीब, डेड बॉडीज का मतलब मरी हुई लाश या मरे हुए जिस्म के पास। लेकिन टेक अ पर्सन टू समवेयर, किसी यानी किस, टेक के साथ जब किसी को लेके जाए तो यहाँ पर लेके जाना, ठीक हो, ठीक है, टेक लेकर जाना भी होता है यहाँ पर। तो यहाँ होगा एंड टुक हिम नियर द डेड बॉडीज, और उसे लेकर गया मरे हुए जिस्म के पास, यानी डेड बॉडी के पास, मुर्दे के पास आप कर सकते हैं, मुर्दों के पास। ठीक है, डेड बॉडीज का मतलब मुर्दा भी हम कर सकते हैं, तो मुर्दों के पास ले गया, ये आपका पूरा हो गया। आगे ही वॉज शॉक्ड, ये आपका एक जुमला है, व्हेन ही सॉ दैट द यूथ ही हैड किल्ड वाज हिज ओन सन, ये भी आपका पूरा एक जुमला है। तो ही वॉज शॉक्ड, वो हैरत में पड़ गया। ओके, वाज का मतलब इसका था के माने में ना ले, इसको हम दूसरा वर्ड मान लें, फेल इनटू शॉक, लेकिन चूंकि इंग्लिश में इसी तरह इस्तेमाल होता है, ही वाज शॉक्ड, तो उसका मतलब क्या तर्जुमा करेंगे, वो शॉक में था, हैरत में था भी आप कर सकते हैं, बट वो हैरत में पड़ गया ज्यादा अच्छा होगा। ही वाज शॉक्ड, आई वाज शॉक्ड, मैं हैरत में था या मैं हैरत में पड़ गया था, दोनों इस्तेमाल होता है। तो ही वाज शॉक्ड कि वो हैरत में पड़ गया, व्हेन जब, ही सॉ जब उसने देखा, डेट की द यूथ, ठीक है, कि वो नौजवान, ही हैड किल्ड, ये एक जुमला, ही हैड किल्ड, ठीक है, उसने मार दिया था, लेकिन ये एक जुमला तो है, लेकिन ये सिफत बन रही है किसकी, यूथ की। ठीक है, कि वो लड़का जिसको उसने मार दिया था, अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट भी बन रहा है, वाज हिज ओन सन, ये आपका प्रेडिकेट बन रहा है। ठीक है, तो वो उसका बेटा था, खुद का बेटा था। ठीक है, तो ही वाज शॉक्ड, वो हैरत में पड़ गया था, व्हेन ही सॉ जब उसने देखा कि वो नौजवान जिसको उसने मार दिया था उसका खुद का बेटा था। ओके, आगे है हिज इवल एडवाइस कॉज द डेथ ऑफ हिज ओन सन, ये आपका एक जुमला है, ये भी जुमला है पास्ट एंड डेफिनिट अफर्मेटिव में। हिज इवल एडवाइस, ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, कॉज का मतलब होता है सबब बनना, सेकंड फॉर्म काज्ड द डेथ, यानी सबब बनेगा तो किसी चीज का बनेगा, ऑफ डेथ ऑफ हिज ओन सन, ये पूरा दीगर वर्ड्स में आ जाएगा। ठीक है,
तो क्या होगा, हिज इवल एडवाइस, कि उसके गलत मशवरे ने या उसके शैतानी मशवरे ने सबब बना, या उसका शैतानी मशवरा सबब बना। ठीक है, क्या तर्जुमा होगा, हिज इवल एडवाइस कॉज्ड, उसका शैतानी या उसका बुरा मशवरा सबब बना किस चीज का, द डेथ ऑफ हिज ओन सन, उसके खुद के बेटे की मौत का। तो उसका बुरा मशवरा या उसका शैतानी मशवरा खुद उसके बेटे की मौत का सबब बना। तो ये पूरी कहानी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा, सारे मानी आपको समझ में आए होंगे और इसके तर्जुमे भी आपको समझ में आए होंगे। अब यहाँ पर कहानी में क्या बताया गया, हमें क्या सबक मिला है, तो कहानी में सबक मिला है, वन हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स, ये आपका एक जुमला है लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक है, फॉल्स इनटू इट हिमसेल्फ, ये सब्जेक्ट भी बन रहा है और ये एक जुमला भी है। ठीक है, तो अगर आप इसके एतबार से देखेंगे तो ये एक जुमला है लेकिन ये पूरा मिला करके एक जुमला है। ठीक है, तो वन हु ये आपका सब्जेक्ट बन रहा है, डिक्स ये आपका वर्ब है, अपिट ये आपका ऑब्जेक्ट है, फॉर अदर्स ये दीगर वर्ड्स में आ जाएंगे। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका तर्जुमा होगा, वन हु कि वो आदमी जो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। हु को मैंने बताया था कि इसके साथ हम कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते हैं जब हम इस माने में लें, डिक्स इसलिए आया हुआ एस के साथ। तो वन हु डिग्स अ पिट फॉर अदर्स, कि वो आदमी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है। ओके, गड्ढा खोदता है, ये आपका एक तो जुमला हुआ, दूसरा ये सब्जेक्ट भी बन रहा है किसका, इसका। फॉल्स इनटू इट हिमसेल्फ, वो खुद उसमें गिरता है। ओके, तो आदमी जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसमें गिरता है। ठीक, उसके बाद हिस्ट्री इज रिप्लीट विद सच इंसिडेंट्स, नॉट इंसिडेंट्स, इंसिडेंट्स। ओके, हिस्ट्री इज रिप्लीट विद सच इंसिडेंट, हिस्ट्री आपका सब्जेक्ट है, इज रिप्लीट विद सच इंसिडेंट ये आपका प्रेडिकेट है। तो हिस्ट्री का मतलब तारीख, इसका मतलब है रिप्लीट मीन्स भरा होना, विद का मतलब साथ, सच का मतलब तरह, इंसिडेंट्स मीन्स वाकयात या हादसात। इसका क्या तर्जुमा होगा, हिस्ट्री इज रिप्लीट विद सच इंसिडेंट्स, कि तारीख इस तरह के हादसात से भरी पड़ी है, तारीख इस तरह के हादसात से भरी पड़ी है या इस तरह के वाकयात से भरी पड़ी है। आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि तारीख में इस तरह के कई सारे वाकयात हैं, यानी दूर से अगर आप लाना चाहें तो कैसे कहेंगे, तारीख में इस तरह के कई सारे वाकयात हैं, कई सारे हादसात हैं। तो ये कहानी में हमें ये बताया गया कि हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, अगर हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो यकीन माने कि हमारे साथ भी बुरा होगा, इसलिए हमें इस तरह की हरकतों से बाज आ जाना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इस बात की तौफीक दे। तो इसी के साथ हमारी ये कहानी ख़त्म हुई, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली कहानी में। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।